नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से राजस्थान के भौतिक स्वरूप को बांटा गया था। ठीक है ना। मिश्रा जी द्वारा, सक्सेना जी द्वारा, ठीक है ना। ठीक है। सेन जी द्वारा, इन सबके द्वारा इसको किस तरीके से बांटा था उस पर हमने चर्चा की थी, और भौतिक प्रदेशों को किस तरीके से विभाजित किया गया था। तो आज हम सक्सेना जी के, जिन्होंने 1994 को 4 वर्गों में बांटा था, ठीक है ना, उनको हम आज चर्चा का विषय बनाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा भौतिक प्रदेश का, वो पहला टॉपिक होगा जिसका नाम क्या है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये मरुस्थल है क्या, कहाँ स्थित है, सारी चीजें बात करेंगे एक चीज। तो देखते हैं दोस्तों। आपको पता है कि ये आपका क्या है? ये आपका राजस्थान है दोस्तों। ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। ठीक है। और इस राजस्थान के अंदर है जो आपका ये वाला भाग है, इस तरीके से। हम आज जो बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थल की, तो बेटा सबसे पहले ये कहाँ स्थित है? राजस्थान की बात करूं मैं, तो ये कहाँ स्थित है? आप बोलोगे कि राजस्थान, सर यह वर्तमान में उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी आपका ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है ना। मैं विस्तृत सारी चीजें बात करेंगे। मैं केवल राजस्थान बेस बता रहा हूँ। ठीक है। इसका ढाल वगैरह, इसका विस्तार वगैरह, वो सारी अलग बातें हैं। ठीक है साहब। ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है, ये उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। दूसरी बात, ठीक है, उत्पत्ति की बात करें इसकी, किसकी बात करें सर? उत्पत्ति। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसकी उत्पत्ति को लेकर हम अगर चर्चा का विषय बनाएं तो देखते हैं। इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है, वो मानी जाती है बेटा परमो कार्बो नीफेरस। हाँ जी। परमो कार्बोनिफेरस काल में इसकी क्या मानी जाती है बेटा? उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? थार मरुस्थल की। पहली चीज क्लियर, उत्पत्ति। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये कहाँ हुई है सर? आप बोलोगे पश्चिमी राजस्थान। किधर हुई है? पश्चिमी राजस्थान में। क्लियर। इसके बारे में बात करूं, देखो दोस्तों क्या हुआ था। पश्चिमी राजस्थान में क्या था? पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के स्थान पर
क्या था? समुद्र। समुद्र क्या था? समुद्र था सर। यहां पे पहले क्या था सर? समुद्र था। इस वाले भाग पर क्या था सर? समुद्र था। क्लियर? तो इस समुद्र की क्या स्थिति बनी? देखो, ये जो समुद्र है, ये समुद्र जुरेसिक, हाँ जी, जुरेसिक कोमा क्रिटेशियस कोमा जुरेसिक क्रिटेशियस के अलावा इयोसीन युग। ये जे की मैं बात कर रहा हूं, जुरेसिक क्रिटेशियस इयोसीन, भूगर्भ के युगों में, भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र एक समुद्र के रूप में था। किसके रूप में था सर? समुद्र के रूप में था। ठीक है ना? और ये समुद्र जो क्या हुआ, इन युगों में धीरे धीरे, धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकने लगा। ठीक है सर, एक बार सम लिखना है, उसके बाद में बात करेंगे। फिर जब ये खिसकने लगा, तो इस जगह पे क्या हुआ? प्लीस्टोसीन युग में, युग में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। यानी मैं कह सकता हूं कि इस काल में मनुष्य यहाँ पे बसने लग गया, यानी मानवीय गतिविधियां होने लग गई। सुनो दोस्तों एक बार ध्यान से। पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी भाग है, वो 33 सागर के अवशेषों से बना है। यानी समुद्र जो है सर, मैं इस समुद्र को क्या बोल सकता हूँ? 33 सागर बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है। तो राजस्थान, या मैं बोलूं अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जो भाग है, वो पूरा भाग समुद्र पे बना हुआ है, यानी 33 सागर के अवशेषों पे बना हुआ है। इसका निर्माण प्रमो कार्बोनिफेरस युग में हुआ, काल में, प्रमो कार्बोनिफेरस काल में हुआ। और यानी पूर्ण रूप से इसका जो निर्माण हुआ एक तरीके से उस काल में होता गया। आपका जुरेसिक है, क्रिटेशियस है, इयोसिन जो युग है, इन युगों में समुद्र स्थल से धीरे धीरे खिसकने लगा। और खिसकने लगा तो वहां पे जो स्थान बना, जो चट्टानी भाग था, यानी समुद्र के नीचे आपको पता है चट्टानी भाग ही था। उस टाइम पे मानवीय गतिविधियां होती नहीं थी। तो जो चट्टानी भाग था, उस चट्टानी भाग पर प्लीस्टोसिन काल में, प्लीस्टोसिन काल में मनुष्य की क्या हुई, वहां पे प्रादुर्भाव हुआ, यानी वहां पे मनुष्य रहने लग गया। और फिर मानव ने, मनुष्य ने वहां अपने क्रियाकलापों से, मूल रूप से तो और भी कई कारण है, ठीक है ना,
मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना, जैसे कि नदियों के माध्यम से कहो, या मैं कहूँ हवा के माध्यम से कहो, तो कई माध्यमों से आने लगा, लेकिन इसमें मनुष्य सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, तो मनुष्य का प्रादुर्भाव हो गया, और इस तरीके से इस क्षेत्र का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि सर मरुस्थल का निर्माण जो हुआ है वो परमो कार्बोनिफेरस युग में हुआ, यानी काल काल में हुआ है। ठीक है, याद रखना। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि समुद्र किस युग में खिसकने लगा था, तो आप बताओगे कि जुरेसिक है, क्रिटेशियस है और इयोशिन, इन युगों में इसकी क्या हुई है, ये समुद्र खिसकने लग गया था। और प्लीटोसिन काल में मनुष्य का यहाँ क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। बेटा मैं बारीकी से छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मरुस्थल के कारण, यानी मरुस्थल बनने के कारण क्या है, अब देखो आप बता रहे थे कि सर यही है, और भी कई कारण है। जैसे कि मैं बात करूं मरुस्थल के कारण, यानी मरुस्थल होने के क्या क्या कारण है मूल, उसके ऊपर में अगर आपको इसके ऊपर हम चर्चा करें, तो देखें क्या क्या हो गई। मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप, इसमें कौन कौन से हैं मानवीय क्रियाकलाप। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, अतिचारण, मानवीय क्रियाकलाप में कौन कौन से आते हैं सर, अतिचारण, ये प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा वनोन्मूलन, वनो उन्मूलन, ठीक है। इसके अलावा आपके जनसंख्या दबाव, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई यहाँ पे, जनसंख्या का दबाव, या जनसंख्या वृद्धि बोल सकते हो आप। ठीक है ना, जनसंख्या वृद्धि। और क्या बता सकते हो सर, निर्वनीकरण, निर्वनीकरण। और क्या कैसा हो सकता है, मृदा व जल अपरदन, मृदा अपरदन। मृदापण कैसे होगा सर, दो तरीके से, या तो जल से होगा, या फिर किससे होगा, वायु, दो चीजों से आपके होगा। ठीक है ना, तो ये सभी कारण हैं, और भी ऐसे कई कारण हैं। यानी देखो मूल रूप से क्या आया, मानवीय क्रियाकलाप। ये सभी तथ्य जो मैंने आपको बताए हैं, फैक्ट है, ये जो सभी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, वो सारे के सारे मनुष्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, मानवीय क्रियाकलापों में और भी कई ऐसे हैं जो मरुस्थल के उत्पत्ति का सबसे बड़ा, या मरुस्थल के विस्तार का सबसे बड़ा कारण मानव है इसमें। क्लियर बात, तो ये थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं बात करूं कि सर आपने उत्पत्ति की बात कर ली, और पहली बात उत्पत्ति की कर ली परमो कार्बोनिफेरस काल में, दूसरी हमने बात कर ली कि मानवीय कारणों से इसकी उत्पत्ति का, सॉरी इसका विस्तार हुआ है मरुस्थल का। तीसरा मैं बात करूं अवशेष, सर ये किसके अवशेषों से बना हुआ है, किसके अवशेष, तेथिस सागर के अवशेषों पर, के तेथिस सागर के अवशेषों पर। तो दोस्तों एक नया प्रश्न आपके सामने आता है क्या, मरुस्थल का गर्भगृह, यानी मैं कह सकता हूं कि तेथिस सागर है, यानी इससे तेथिस सागर को क्या बोल सकते हो,
मरुस्थल का गर्भगृह बोल सकते हैं आप। ठीक है। यानी मैं एक चीज और बोल सकता हूं, इसे मरुस्थल की जननी या मां कह सकते हैं। इसका विस्तार किसने किया? मनुष्य ने किया। किसने किया? मनुष्य ने। किस पर किया? 33 सागर पे किया। तो हमने तीन बातें कर ली कि उत्पत्ति कब हुई, परमो कार्बोनिफेरस में। ठीक है। इसके कारण क्या है वो बात कर ली। तीसरे हमने बात कर ली क्या, कि इसके किसके अवशेष से बना हो, ये हमने बात कर ली। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बातें हैं इसके बारे में। अगली बात, यह किसकी बात कर रहा हूं? मरुस्थल की। यह तीसरा, यानी राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में, ठीक है ना, तीसरा प्राचीनतम, तीसरा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। याद रखना सर, कौन से नंबर का? तीसरा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा यह यह साइनोजोइक, कौन सा जोइक? साइनोजोइक काल का है। कौन से काल का है? साइनोजोइक काल का है। दो बातें। अगली बात, इसके बारे में बात कर रहे थे, आगे की विशेषता बहुत बड़ा है ये, अच्छे से समझना है इसको। यह उत्तर भारत के, उत्तर भारत में, क्योंकि भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो है, ठीक है ना, जिसको विभाजित कौन करती है? आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। यह उत्तर भारत के विशालतम मैदान का एक हिस्सा है। कौन से भारत का? उत्तर भारत का। ठीक है साहब, आगे और क्या स्थित है? इसकी जो ढाल है, ढाल, किसका ढाल? सर मरुस्थल का ढाल। मरुस्थल का ढाल जो है वो याद रखना है, प्रश्न आ चुका है। उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सर इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण मैं बता दूं आपको कि सर ये आप कैसे सिद्ध कर रहे हो कि ये उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है, इसका ढाल बिल्कुल आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। और वो प्रमाण है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी, जिसका सबसे बड़ा आपका एक उदाहरण है, क्योंकि थार के मरुस्थल के प्रमुख नदी है ये क्या? लूनी नदी। ठीक है। इसके बारे में बात करूं, देखो साहब, ढाल हो गया, ओके। अगली बात करें अपन, अगले पॉइंट की बात करें, ढाल के बाद में बात करूं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का
61.11%, यानी लगभग कितना, 61%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग शामिल है। ठीक है, यानी मरुस्थल में राजस्थान का 61.11% भाग हिस्सा शामिल है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात, ठीक है। यानी ये फैला हुआ है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो सर, आपके लिए एक प्रश्न मैंने आपको छोड़ा था क्या, कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का क्या जो 61.11% भाग है, जरा आपके सामने में इधर एक करके दिखा दूं, क्योंकि करने से आपको अच्छा रहेगा कि सर आपके सामने है 3 लाख। बेटा समझने का प्रयास करना, मैंने कैसे निकाला। पहले क्या प्रश्न है, मैंने कल क्या दिया था, क्या राजस्थान का कितना वर्ग किलोमीटर भाग मरु प्रदेश, थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल का हिस्सा है, यह प्रश्न दिया था। अब इसका आंसर आपने कैसे निकाला होगा, मैं उम्मीद करता हूं नहीं है तो देख लो एक बार। आपका क्षेत्रफल है 342,200, समझाने के लिए कर रहा हूं, 39। ठीक है, इसका कितना, 61.11%। इसका कितना, 61.11%। ठीक है ना, यानी मैं लगभग 61% निकाल लूं, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, इसके अनुमानित आंकड़े के ले लेते हैं। तो 61% वो भाग है जो आपका क्या है, तो आपका जो हो गया 34,22.39 इंटू 61%। क्लियर, मैं निकाल कर आपको दिखा रहा हूं, आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जो भी आपका आएगा वो आपके सामने होगा। ठीक है, 34/22 को मैं गुणा कर लूं, डायरेक्ट पॉइंट को छोड़ देता हूं, लगभग इसका निकटवर्ती आ जाएगा। कितना आया दोस्तों, लगभग इतना। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था क्या, ये मैंने आपको लिए समझाने के लिए था, इस तरीके से मैंने आपके सामने निकाला है, और आप भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो, तो आपके राजस्थान के कितना भाग है, यानी जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना दोस्तों, देखो 2,09,000 लगभग वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्र मरुस्थलीय भाग में शामिल है। ठीक है, अब आपको मैं बात करूं एक चीज है, क्या सर, कि जो भारत है, देखो मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल की बात करूं तो देखो, जो 100% मरुस्थल है उसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं। क्या, एक तो आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी तो मरुस्थल है, ठीक है ना, और एक भारत। ठीक है ना, भारत में 62% मरुस्थल है, और 38% मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में, सॉरी पाकिस्तान में। इस 62% का जो राजस्थान, पंजाब और गुजरात,
इसमें सर्वाधिक विस्तार है। और सर्वाधिक किसमें है? इसमें लगभग 93%। सर्वाधिक। अगर आपको पूछे कि भारत में सर्वाधिक मरुस्थल किस राज्य में है, तो आपको क्या बताना है? राजस्थान बताना है। क्या बताना है? राजस्थान बताना है। आगे की मैं बात करूं इसी क्रम में, ठीक है, आगे जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, क्या कि जो ये राजस्थान है, राजस्थान, इसकी और क्या विशेषता है? आप देखते साहब, अगले बात, राजस्थान में प्रमुख विस्तार, राजस्थान में प्रमुख विस्तार की मैं बात करूं बेटा, क्या कि सर ये क्या कह रहे हो राजस्थान में प्रमुख विस्तार? आज की वर्तमान स्थिति और पुरानी जो 2023 से 24 से पहले की है, उस दोनों की बात करता हूं मैं। देखो, राजस्थान की, सॉरी, अरावली पर्वतमाला के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित 13 जिलों में से 12 जिलों में, 12 जिलों में मरुस्थल, मरुस्थल विस्तृत है। नई और पुरानी दोनों बात करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ डार्क कर दूं क्योंकि मैं यहाँ से कई चीजें आपके सामने लेके चलूंगा। देखो सर, अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जो जिले स्थित है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, वो कौन कौन से जिले हैं? देखो आपके सामने है। मैं बात करूं, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है, उसके बाद में आपका बीकानेर, ठीक है, उसके बाद में जैसलमेर, सर उसके बाद बाड़मेर, ठीक है, जालोर, ठीक है, गिनते चलना। उसके बाद में आप क्या हो गया, जालोर के बाद में क्या हो गया? सिरोही, ठीक है, फिर आ गया आपका पाली, फिर आ गया आपका क्या, जोधपुर, ठीक है, फिर आपके मैं ले लेता हूँ चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, फिर उसके बाद में आपका आता है क्या, सीकर, और फिर आपका 12वें नंबर पे आता है क्या, नागौर, ठीक है। तो आपके कितने हो गए ये? ठीक है, इसके बाद में,
बाड़मेर हो गया। एक रह गया आपका क्या, इसको भूल गए, हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, ये 13 जिले हैं अरावली पर्वतमाला के उत्तर और उत्तर पश्चिम में। आपके सामने कितने जिले हैं? ये 13 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। अब सर इन 13 जिलों का क्या माजरा है? वो ये माजरा देखो, मैंने क्या कहा, 13 में से एक जिले को छोड़कर शेष सभी जिले मरुस्थलीय स्थान है। वो जिला कौन सा है? वो कौन सा जिला है? सिरोही। ये जिला को छोड़कर जो शेष 12 है वो मरुस्थलीय है। क्या है? मरुस्थलीय। अब सर एक नई चीज, अभी नए जिले बने, हाँ कि ना? देखते हैं। सर नए जिले, बिल्कुल नए जिले। एक किससे बना? क्या? कौन सा? बालोतरा, हाँ कि ना? ठीक है। और किससे बना? एक सर जोधपुर से बना, बना है कि नहीं बना? कौन सा बना है आपके? फलोदी, हाँ कि ना? इनसे कोई बना? नागौर से तो बना है कुचामन डेडवाना, जो इसमें शामिल नहीं होता, वो अलग है। वो मरुस्थल में नहीं आएगा शामिल। ठीक है, नागौर जरूर आएगा, लेकिन कुचामन है, जो डेडवाना कुचामन है, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। और कौन सा है सर? इधर से तो कोई बनने वाला नहीं, चूरू झुंझुनू सीकर या नागौर का हो गया, हनुमानगढ़ से कोई बन नहीं रहा, पाली से कोई बन नहीं रहा, जालोर से बनता, लेकिन वो बना नहीं। बाड़मेर से बना है आपके, और एक फलोदी आपके बना है। तो दोस्तों अब मेरा एक नया प्रश्न सामने आया है क्या, अब डिपेंड करता है कि वो नवीन स्थिति के अनुरूप पूछे या पुराने पूछे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि अभी नए जिलों की का विस्तार हो रहा है, बन रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि अभी हालांकि नवीनतम है, जो जयपुर है, ठीक है ना, अलवर है, इनको भी मरुस्थलीय श्रेणी में, इनके भी एक बहुत बड़ा भाग इस श्रेणी में आ चुका है। उसका आने का कारण क्या था, उन सबकी हम बातें करेंगे आगे। अभी तो इतनी बातों पर ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने कहा कि 12 जिले अरावली पर्वतमाला के उत्तर और उत्तर पश्चिम में 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय श्रेणी में आते हैं। एक चीज और, अगली विशेषता, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में से, में से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्णतया, पूर्णतः मरुस्थल है। यह प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना। ये तो 61.11 वाला भाग है। कौन सा भाग है? 61.11% वाला है ये। और इसका भी ये वाला हिस्सा, कौन सा? ये वाला हिस्सा पूर्ण मरुस्थल है। डिपेंड करता है वह प्रश्न क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रश्न आपके आया हुआ है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, और 61.11 भी आया है, और एक 58% वाला भी आएगा, जिसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा। इसकी विशेषताओं का जो सेकंड चरण होगा, अभी तो बहुत बड़ा पार्ट है, विशेषताएं बहुत है इसकी, अभी तो शुरुआत है इसकी। इसके अलावा और क्या है सर? यहाँ जलवायु, और क्या विशेषता है सर? जलवायु कैसी है यहाँ पे? इस मरुस्थल में जलवायु कैसी पाई जाती है साहब? यहाँ पे पाई जाती है शुष्क एवं अर्ध शुष्क। कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु
पाई जाती है। दूसरी, सर यहाँ पे वर्षा, बारिश, सर यहाँ वर्षा कितनी होती है? सर यहाँ वर्षा होती है कितनी? 20 से 40 सेमी। 20 से 40 सेमी कुछ किताबों में है। देखो दोस्तों, 20 से 40 सेमी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें भी थोड़ा लॉजिक है। वो क्या है, सुनना जरा। मैं करूं मैं कहूं बात है कि यहां जो वर्षा होती है, वर्षा, ध्यान से समझना इसको। वर्षा की बात कर रहा हूं मैं राजस्थान के पश्चिमी भाग की। पश्चिमी भाग, देखो साहब, थोड़ा सा, क्या कह रहे हो सर आप? मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के में 10 सेमी से 50 सेमी कुछ किताबों में है। 20 सेमी से, सॉरी, 0 से, सॉरी 0 तो नहीं होती, गलत बात है। 20 सेमी से 40 सेमी। देखो, इसके दो भाग है। कैसे हैं, बताना सर। सर आपने ये राजस्थान बताया, थोड़ा सा देखो, वर्षा का क्या सीन है। इसमें क्या है, दो भाग है। इस भाग का नाम है शुष्क, ठीक है, और इस भाग का नाम है अर्ध शुष्क। क्लियर बात? यानी मरुस्थल के भी कितने भाग है? दो भाग है। मरुस्थल के कितने भाग? दो भाग। सर कौन कौन से? एक तो शुष्क मरुस्थल है, और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ओके सर, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ी बात है। कई विशेषता इसके अंदर की, जब हम बात करेंगे शुष्क और अर्ध शुष्क की, हम बात करेंगे केवल वर्षा की। तो इस शुष्क वाले क्षेत्र में दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, क्या, कि ये जो सीमा है, रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है, इसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है ना। इस रेखा पे जो वर्षा होती है, इस रेखा पे जो वर्षा होती है, क्या वर्षा, वो होती है 10 सेमी। कितनी होती है? 10 सेमी। तो शुष्क वाले भाग में जो वर्षा होती है, वो कितनी होती है वास्तविक रूप से? 10 सेमी से 20 सेमी। कुछ किताबों में है 10 सेमी से, मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको क्लियर, ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है ना। 25 सेमी, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा याद रखें, ठीक है। तो यहां पे जो वर्षा हो गई वो कितनी? 10 से 20 सेमी, ठीक है ना। अब ये जो रेखा है, देखो ये जो है, ये वाली रेखा, ये कितनी है सर? ये है सर 10 सेमी रेखा, ठीक है। और सर ये जो रेड वाली लाइन मैंने खींची है, वो कितनी है? 20 सेमी रेखा। कुछ किताबों में कितना दे रखा है? 25 सेमी रेखा, ठीक है। तो एक प्रश्न भी आता है कि शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क को कितने सेमी समवर्षा पृथक करती है? तो कितने सेमी? 25 सेमी। कितने सेमी?
25 सेमी। ठीक है, कुछ किताबों में 20 सेमी भी दे रखा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है, ऑप्शन वहां आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आगे देखो साहब। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, इधर तो आपका मरुस्थल है, इधर आपके अरावली है। ये जो समवर्षा वाली रेखा है वो 50 सेमी है। 50 सेमी। 50 सेमी समवर्षा। तो मैं यहाँ एक चीज लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने वर्षा लिखी है, आपको समझा दिया है, तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ क्या, ये कि 10 सेमी समवर्षा वाली रेखा जो कहाँ है, राजस्थान व पाकिस्तान, यानी मैं बोल सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय एक तरीके से। यानी तो मैंने क्या बोला, 10 सेमी समवर्षा वाली रेखा राजस्थान व पाकिस्तान, राजस्थान में कौन सी जगह, जैसलमेर। और पाकिस्तान में कौन सा राज्य, सिंध राज्य। कौन सा राज्य, सिंध प्रांत। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों के बीच 10 सेमी समरेखा राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। वर्षा वाली सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, इसके अलावा 20 या 25 सेमी समवर्षा वाली रेखा शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरु प्रदेश या मरुस्थल को, मरुस्थल को पृथक करती है। अगर जोड़ने के लिए पूछे तो भी यही है। ठीक है, और एक रेखा है आपकी, कुछ किताबों में 40 कुछ किताबों में 50 सेमी समवर्षा वाली रेखा मरुस्थल एवं अरावली को पृथक करती है। क्या करती है, पृथक करती है। क्लियर बात। इसके बाद में मैं बात करूं, ठीक है, इसके बाद में आगे मैं बात करूं, और भी कई विशेषताएं हैं जिसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अभी तो क्या पिक्चर शुरू हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही वीडियो में या एक ही क्लास में मैं ये पूरी चीज आपको क्लियर कर सकूं। देखो सर, यहाँ इस मरु प्रदेश में मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है कौन सी, आपके रेतीली और बलुई, रेतीली व बलुई मिट्टी। ठीक है, रेतीली व बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, प्रमुख नदी सर, थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी वो कौन सी है सर, जी बिल्कुल, आपको बतानी है कौन सी, लूनी नदी। लूनी है बेटा।
कौन सी नदी? लूणी नदी। और क्या विशेषता है? ठीक है, मैं बात करूं, इसमें एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, जो क्या है? मरु प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है ना? और और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य, जो कितने जिलों में विस्तार है? 2 जिलों में इसका विस्तार था, जो कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे जब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रदेश से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रदेश से एक राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपको याद रखना है मूल रूप से, वो क्या है? NH 15 और NH 62। इस दोनों नेशनल हाईवे का इधर से विस्तार है। ठीक है, और इस प्रदेश में प्रमुख विशेषता क्या है? इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक खनिज तेल के भंडार है। यानी आपको याद करना चाहिए, यहाँ पे प्राकृतिक खनिज भंडार का मतलब है तेल। ठीक है ना? इसके अलावा प्राकृतिक गैस और कोयला, इन सब के क्या है? भंडार है। इन सब के क्या है बेटा? यहाँ पे भंडार है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करें कि इसकी और भी ऐसी कई विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी विशेषताओं की क्या है? शुरुआत हुई है। ठीक है ना? अभी तो पिक्चर इसकी शुरू हुई है। अगली जो आगे की जो विशेषताओं की मैं चर्चा करूंगा, वो अगली क्लास में मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, यहां तक कि हमने बात कर ली है, आपके सामने मैंने सारी चीजें रख दी है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। हम बात करें थार के मरुस्थल की, जो बेटा आपके सामने रख दी है। क्लियर? इसकी जलवायु, वर्षा, मिट्टी, ठीक है ना? इसके भौतिक प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, ठीक है, वो हमने बात कर ली। ठीक है ना? सारी चीजों पर हमने चर्चा कर ली है। अगली जो हम चर्चा करेंगे, वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का, तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास में हम थार के मरुस्थल के पार्ट सेकंड की बात करेंगे। उसमें भी हम मरुस्थल की विशेषताओं को लेकर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि थार का मरुस्थल वेरी इंपॉर्टेंट है। थार का मरुस्थल व और अरावली, इन दोनों से एग्जामिनर प्रश्न देता है, तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, पढ़ के आना। कोई भी दिक्कत है तो पूछना। किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आए तो आप कमेंट करना या मैसेज छोड़ देना। ठीक है, मैंने आपको अपने नंबर दे ही दिए हैं। ठीक है, मेरे नंबर है 9636350403। ठीक है, और नाम तो आपको पता ही होगा,
परम सर। क्लियर? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।